नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अपनी पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के कंधों पर सवार होकर बीजेपी 2014 की चुनावी वैतरणी पार करने के ख्वाब देख रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी का रथ रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में क्या चलेगा मोदी का जादू? ओपिनियन पोल तो यही इशारा कर रहे हैं कि इस बार मोदी की अगुवाई में बीजेपी करिश्मा करेगी। भारत का भाग्य बदलने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। हमें सिर्फ 60 महीने देकर के दे। 2014 के चुनाव में दल के लिए वोट न मांगा जाए, देश के लिए वोट मांगा जाए। क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री? दल से बड़ा देश होता है। क्या एनडीए को मिलेगी केंद्र की सत्ता? अगर गांव है तो रोजगार के लिए हमें कृषि को बल देना होगा। क्या मोदी तोड़ेंगे वाजपेयी का रिकॉर्ड? क्या वाजपेयी से ज्यादा लोकप्रिय है मोदी? भारत माता की। क्या 2014 में चलेगा मोदी का जादू? भारत का भाग्य बदलने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। वंशवाद के मुक्ति के लिए ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं सत्ता के गलियारों से। ये सवाल पूछे जा रहे हैं सियासत के समझदारों से। ये सवाल उठ रहे हैं समाज से, गली मोहल्ले चौराहों से लेकर गांव की चौपालों तक। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। मित्रों, ये देश हम बेईमानों को नहीं देने देंगे। 2014 का महासमर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी बनाम अन्य की लड़ाई का सवाल गर्म होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है इस भरोसे पर कि जो करिश्मा मोदी ने हैट्रिक बनाकर गुजरात में दिखाया है, वो करिश्मा 2014 में पूरा देश देखेगा। ये हैट्रिक है। नरेंद्र मोदी के नाम पर कई विवाद हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं। उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि जहां मोदी की सभा होती है, वहां हजारों का हुजूम जमा हो जाता है। सवाल फिर यही कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी इस लोकप्रियता के सहारे बीजेपी को सत्ता सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे? देश भर में जो ओपिनियन पोल करवाए गए हैं, उसके नतीजे बहुत कुछ कह जाते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 2014 के चुनाव में बीजेपी को 188, कांग्रेस को 91, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 210 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 81 और आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं। CNN-IBN के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस चुनाव में 192 से 210 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 92 से 108 और आम आदमी पार्टी को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को 207 से 217 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए गठबंधन को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी नीलसन के सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को 226 और यूपीए गठबंधन को 101 सीटें मिल सकती हैं। CNN-IBN के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 211 से 231 और यूपीए गठबंधन को 107 से 127 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे नीलसन सर्वे के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोलने वाला है। खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में मोदी की लहर देखी जा रही है। बीजेपी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, ये जानने के बाद आप भी ये लहर समझ सकते हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को बिहार और मध्य प्रदेश में 22 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को गुजरात और राजस्थान में 21 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को महाराष्ट्र में 14, कर्नाटक में 13, हरियाणा में 6, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। 20 करोड़ के देश में कुछ हजार लोगों से पूछ के आप लोग जो निर्णय करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ।
देश की सभी एजेंसियों के सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर का असर देश भर में दिखने को मिल सकता है। खास तौर पर हिंदी बेल्ट में मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, एनडीए सत्ता के करीब होगा, लेकिन अभी भी 272 का आंकड़ा एनडीए से काफी दूर दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं तो उनके कट्टर विरोधी भी हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। देश भर में जितने सर्वे हुए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, सबका नतीजा तकरीबन एक ही है। लोकप्रियता के मामले में मोदी सबसे आगे हैं, दूर दूर तक उनके मुकाबले में कोई नहीं है। ये गरीबी से मुक्ति का अभियान चलाने के लिए 2014 का चुनाव लड़ना है भाइयों बहनों। इस प्यार को ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं। हम आतंकवादियों को झुका कर रहेंगे, जड़ मूल से साफ करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा बनाने में लगी है तो मोदी भी देश भर में घूम घूम कर हवा को अपने पक्ष में करने की कोशिशें कर रहे हैं। मां गंगा इस धरती को पुलकित करती हो, लेकिन आज भी मेरे किसान की जिंदगी में सुख चैन के दिन नहीं आए हो, उसके कारण कौन जिम्मेवार है भाई? मोदी जहां जाते हैं वहां की मिट्टी, वहां के इतिहास से जुड़ी बातें करके लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश करते हैं और मोदी इसमें कामयाब भी हैं। 60 साल तक शासकों को देश और राज्य चलाने का आपने काम दिया है। मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांगने के लिए आया हूं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से किसी को इनकार नहीं है। पार्टी भी जानती है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाकर ही बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर पहुंच सकती है। इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूं। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी दावा ठोक रहे हैं तो कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है कि राहुल गांधी अगले दावेदार होंगे। हाल ही में उभरी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम भी लोकप्रिय नेताओं में आगे चल रहा है, लेकिन देश भर में कराए सर्वे के तमाम नतीजे नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी देश भर में पसंदीदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक देश के 47% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। एबीपी न्यूज नीलसन सर्वे के मुताबिक 53% लोगों की प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं। CNN IBN के सर्वे के मुताबिक 34% लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इंडिया टुडे सी वोटर, एबीपी न्यूज, नीलसन और CNN IBN सर्वे के मुताबिक देश के 15% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के योग्य मानते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक 9% लोग, एबीपी न्यूज नीलसन के मुताबिक 5% लोग और CNN IBN सर्वे के मुताबिक 3% लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। करीब 10 साल से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ग्राफ काफी नीचे चला गया है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक देश के सिर्फ 6% लोग मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के पक्ष में हैं। सर्वे के नतीजे नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं। नरेंद्र मोदी की न सिर्फ लोकप्रियता है बल्कि उनके पीछे RSS खड़ा है। सोशल मीडिया उनके पक्ष में लगातार हवा बना रहा है। ये सारी कवायद 2014 की जंग के लिए है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि व्यक्तिगत लोकप्रियता को वोट बैंक में तब्दील कर पाने का हुनर मोदी दिखा पाएंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के ही नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे हैं। समर्थक तो समर्थक, विरोधी दलों में भी वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। अटल का ही करिश्मा था कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकी। सवाल यह है कि क्या मोदी वाजपेयी वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? क्या मोदी दोहराएंगे अटल का करिश्मा? क्या बीजेपी को अटल से आगे ले जाएंगे मोदी? क्या मोदी दिलाएंगे बीजेपी को सबसे बड़ी जीत?
देश भर में तमाम एजेंसियों के सर्वे के नतीजे जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अभी तक सिर्फ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ देखा जा रहा था, लेकिन अब इसे बीजेपी के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बरक्स भी देखा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक विराट व्यक्तित्व रहा है, जिनके दम पर न सिर्फ कई बार वो पार्टी के ऊपर दिखे, बल्कि तमाम विरोधी पार्टियों में भी अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही। भारत की राजनीति के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनका केवल दल के लोगों के द्वारा ही सम्मान नहीं होता है, बल्कि देश के लोगों के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक सम्मान का भाव लोगों के मन के अंदर है। नरेंद्र मोदी के मामले में ये बात जरा उल्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी जहां सभी दलों में सभी विचारधाराओं के बीच लोकप्रिय रहे, वहीं नरेंद्र मोदी के या तो कट्टर विरोधी हैं या फिर कट्टर समर्थक। मामला आर या पार का है। अटल बिहारी वाजपेयी को आगे करके ही बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। ये अटल का करिश्मा था कि उन्होंने 1999 में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार 5 साल तक चलाई थी। लेकिन ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के करिश्मे को और आगे ले जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में हुए 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली थीं, जबकि इंडिया टुडे सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 188 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक 1999 में 182 सीटों के मुकाबले बीजेपी को 2014 में 210 और CNN IBN सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 192 से 210 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 30 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक तो बीजेपी को यूपी में 35 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 29 सीटें ही मिली थीं। लोकप्रियता के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी का ग्राफ कहीं ऊपर था। 1999 में प्रधानमंत्री के लिए वो देश की 57% जनता के पसंदीदा उम्मीदवार थे, जबकि नरेंद्र मोदी 47% लोगों के पसंदीदा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा मास लीडर और लिबरल उदारवादी, भले उनका जमात और कट्टरपंथियों का भले उनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहा हो, लेकिन ऐसा संजीदा नेता हमने कम ही देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में ही बीजेपी दिल्ली की सत्ता तक पहुंची थी। यह सिलसिला 1996 में 13 दिन की सरकार से शुरू हुआ था। 1996 में बीजेपी के खाते में लोकसभा की 161 सीटें आई थीं। पहली बार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन सिर्फ 13 दिन में ये सरकार गिर गई। 1998 में बीजेपी ने 182 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 13 महीने बाद जयललिता के समर्थन वापस ले लेने से सरकार गिर गई। 1999 में बीजेपी को फिर 182 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ा गया था और एनडीए गठबंधन की जीत हुई। 2004 में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग का नारा काम नहीं आया और बीजेपी महज 138 सीटों पर सिमट गई। करीब एक दशक से बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी फिजा बनाने में लगे हैं। बीजेपी के हौसले भी ओपिनियन पोल के बाद बम बम हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या अटल का करिश्मा दोहरा पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है, उनके भाषण का अंदाज सबसे जुदा है, सीधे दिलों में उतरने का हुनर है उनके पास। लेकिन जैसे ही गुजरात दंगों की बात आती है, मोदी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मोदी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के चलते ही एनडीए के पुराने सहयोगी बीजेपी से दूर हो गए। नरेंद्र मोदी की छवि कट्टरवादी हिंदू नेता की है। वो गुजरात के विकास की बातें करते हैं, लेकिन गुजरात दंगों का दाग उनके दामन से हटता नहीं है। उनकी कट्टर छवि की वजह से ही जेडीयू जैसी बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी उनसे दूर हो गई। यही नहीं, लगे हाथ नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या जरूरी है, ये पाठ भी पढ़ा दिया। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी को हालांकि अदालत से गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट मिल गई है, फिर भी वो दंगों को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं। जब भी कोई मोदी को दंगों के आरोप से बरी करने की बात करता है तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कोर्ट्स ने, जुडिशियल सिस्टम ने क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, लगभग यस, खलास, एंड ऑफ स्टोरी। नरेंद्र मोदी 3 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक मोर्चा उनकी कट्टर छवि का है, दूसरा मोर्चा विपक्षी पार्टियों के हमलावर होने का है, तो तीसरा मोर्चा खुद उनकी पार्टी में खुला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मोदी से दूरियां बनाए हुए हैं। माना जाता है कि पार्टी का एक धड़ा मोदी के विरोध में है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी की शान में कसीदे काढ़ने से नहीं चूक रहे। यदि गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आबाद हो गया है, गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुशहाल बन गया है, यदि गुजरात विकास के मामले में हिंदुस्तान का ही नहीं एक दुनिया का एक मॉडल स्टेट बन गया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन भारत का भी विकास होगा, भारत की समस्याओं का भी पूरी तरह से समाधान होगा। ओपिनियन पोल नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, फिर भी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना मोदी के लिए टेढ़ी खीर है। चुनाव के बाद भी आसार यही है कि तमाम दल मोदी की वजह से ही बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में मोदी के साथ गठबंधन सरकार बनाने की कवायद आसान नहीं होगी। आज तक 8 दिसंबर से पहले नरेंद्र मोदी पूरे देश में दहाड़ रहे थे। ऐसी हवा बन रही थी जैसे सीधे उनका रथ 7 रेसकोर्स में ही जाकर अब रुकेगा। लेकिन 8 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो मोदी भी चक्कर में पड़ गए। आम आदमी पार्टी के करिश्मे ने बीजेपी को दिल्ली में रोका, तो अब मोदी का रथ रोकने के लिए अपनी टीम के साथ जुट गए हैं अरविंद केजरीवाल। भाइयों बहनों, आजकल भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता, भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा, इस पर कुछ लोग जो कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जो कांग्रेस के रक्षक बने हैं, वो सवाल या निशान उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बढ़ते रथ के आगे खड़े हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। यही वजह है कि बिना नाम लिए ही नरेंद्र मोदी अपने बयानों की तीर केजरीवाल की तरफ जरूर उछाल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने समय तक संसद में रहे, देश के गौरवशाली कालखंड के प्रधानमंत्री रहे। आम आदमी पार्टी भी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिए हुए हैं। पहुंच मोदी के गिरहबान तक हो रही है। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचकर आम आदमी के नए प्रवक्ता मोदी के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के मॉडल की बात की जा रही है वो झूठ की इमारत खड़ी की गई है। मैं आज आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि ये कैसा विकास का मॉडल है जहां गुजरात के ऊपर 1,45,000 करोड़ का कर्जा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में जीत के करीब आकर बीजेपी का रथ रुक गया। ये रथ थामा था अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने। बाउंड्री लाइन पर केजरीवाल के हाथों कैच आउट हो गए डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। भारत माता की। यही नहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाकर उसी के समर्थन से सरकार भी बना ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केजरीवाल की लहर कुछ ऐसी चली कि देश में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने की होड़ मच गई और इन सभी चीजों से अगर कोई सबसे ज्यादा विचलित था तो वो थे बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। असर मोदी के भाषणों पर भी दिखा। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी का रथ रोक दिया बल्कि अब वो देशव्यापी मुहिम चलाने जा रही है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह तय हुआ कि आम आदमी पार्टी देश भर में चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, मोदी को उनके घर में घेरने की भी तैयारी कर ली है आम आदमी पार्टी ने। महीने भर पहले गुजरात में सड़कों पर खूब झाड़ू चली, सदस्यता अभियान भी जमकर चलाया गया और अब तो पत्रकार से नेता बने आशुतोष बाकायदा अहमदाबाद में मोदी के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। देखिए, मैं दिनेश जी ने कल साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट और तगड़ा मुकाबला होगा। देश भर में हुए ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में 4 से 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कोई करिश्मा करेंगे, इसकी दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन लोकसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी नरेंद्र मोदी के विजय रथ के आगे रोड़ा जरूर अटका सकती है। आज तक ब्यूरो। मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए महीनों पहले घोषित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने राहुल के नाम का ऐलान नहीं किया। फिर भी जहां बात मोदी की आएगी, खुद ब खुद राहुल गांधी की चर्चा भी होगी। भले ही दोनों का मिजाज अलग है, दोनों की परवरिश अलग है, दोनों का अंदाज और संघर्ष भी अलग है। बीजेपी के सेनापति नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सेनापति राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी को संघर्ष से मिला ये मुकाम, तो राहुल गांधी को विरासत में मिली सियासत। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, सियासत में यही दो नाम छाए हुए हैं। सारी सियासत इन्हीं दो नामों के इर्द गिर्द सिमट गई है। कांग्रेस राहुल गांधी में भविष्य का प्रधानमंत्री देख रही है। राहुल को सियासत विरासत में मिली है। उनके पिता के नाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पिता राजीव गांधी भी सीधे प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी मनमोहन सिंह के लाख कहने के बावजूद अब तक कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। शायद वो भी खुद को सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हों। नरेंद्र मोदी की राजनीति का रास्ता राहुल से बिल्कुल अलग रहा है। उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति में कदम रखा है। चाय बेचने से लेकर आरएसएस कार्यालय में झाड़ू तक लगाई है। आरएसएस के स्कूल के खास छात्र रहे हैं। एबीवीपी की भी राजनीति की है। फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। सियासत का ये अनुभव उनकी बातों से झलकता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी चरित्र और कार्यशैली न होती, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता, तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। राहुल गांधी अंतर्मुखी हैं। उनका गुस्सा कभी कभी दिख भी जाता है। पेंशन नहीं मिल रही, यहाँ पे कालीन में मतलब जो काम कर रहे हैं, कालीन बनाते हैं, उनको सरकार भूल गई है। मगर आप लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या? वहीं नरेंद्र मोदी राजनीति में हरफन मौला है। नब्ज पर हाथ रखने में उन्हें महारत हासिल है। यही वजह है कि लोग टिकट लेकर भी मोदी को सुनने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। ये स्टेडियम में जगह हो या न हो, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। राहुल गांधी सियासत में आए थे अपनी मां सोनिया का हाथ बटाने। फिर उनका कद बढ़ गया।
कांग्रेस में वो राजीव गांधी के वारिस के तौर पर देखे जाने लगे। जब वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तब भी उन्हें सियासत का कड़वा सच याद था। My mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. लेकिन मोदी के लिए सियासत ओढ़ना बिछौना है। राहुल के पास जहां संगठन की पूरी ताकत है, वहीं मोदी के साथ एक खेमे, एक समुदाय का विरोध भी है। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों की टक्कर का नतीजा तो 2014 में ही सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। मुस्लिम वोट बैंक देश की सियासत की सच्चाई है और इस बैंक के लॉकर की कोई भी चाबी मोदी के पास कम से कम नहीं है। उन्होंने गुजरात में सद्भावना मिशन शुरू जरूर किया, रैलियों में टोपी और बुर्का का इस्तेमाल किया, फिर भी मुस्लिम उनसे दूर हैं। मोदी मुस्लिमों को मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश की कामयाबी पर सबको शक है। आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? अपने कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि से निकलने की छटपटाहट नरेंद्र मोदी में साफ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि 125 करोड़ लोगों की जनसंख्या और विभिन्न धर्मों वाले इस देश पर राज करना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। यही वजह है कि मोदी अपनी हर रैली में मुसलमानों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कानपुर में हुई रैली में भी मोदी ने यही किया था। हम चाहते हैं देश की भलाई के लिए हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, बौद्ध अच्छा बौद्ध बने, सिख अच्छा सिख बने और हम सब मिलकर के भारत मां को अच्छा बनाने का काम करें। यह हमारी सोच है। नरेंद्र मोदी अब न सिर्फ मुसलमानों को लुभा रहे हैं बल्कि मुस्लिमों को लेकर उठे सवालों को मुद्दा बनाने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक रैली में मुजफ्फरनगर के कुछ मुस्लिम नौजवानों के आईएसआई के संपर्क में होने की बात कही थी। मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर दें। झांसी की रैली में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों की तरफदारी करते हुए राहुल गांधी पर ऐसे सवाल उछाल दिए जिसका जवाब देने में उन्हें पसीना आ जाएगा। किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है उसके नाम घोषित करो, और अगर नाम नहीं है हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मोदी मैनेजमेंट के तहत ही उनकी रैलियों में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश होती है। मोदी की दिल्ली रैली में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक पहुंचे थे। मोदी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की पूरी कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो कहां तक कामयाब होते हैं इसका फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजे ही करेंगे। आज तक ब्यूरो।